एटम्स पढ़ना है अभी हमको। जैसा कि हमें पता है इसका वेटेज कितना है, 4 to 5 मार्क का वेटेज है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसको भी। जैसे हम लोगों ने किसका प्रिपरेशन देखा था, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर ज़्यादा मार्क का नहीं है, एटम न्यूक्लियर तीनों मिला के हमारे 12 मार्क के चैप्टर बनते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 4 to 5 मार्क एक चैप्टर का वेटेज बनता है। तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अपना। इसमें डेरिवेशंस बहुत कम आने के चांसेस है, 2 से 3 मार्क के छोटे छोटे जो डेरिवेशन आएंगे वो बीच बीच में बताऊंगा कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है हमारे पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट। बिकॉज रदरफोर्ड के जो डिसिपल्स थे गीगर एंड मार्टसन, इन्हीं ने इसको आगे और एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया। तो उन्हीं के नाम पे इस एक्सपेरिमेंट को एक और नाम दिया गया है, दैट इज गीगर एंड एच गीगर एंड ई मार्टसन। जैसा कि हमें पता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने क्या किया था कि एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया एंड इसको थिन गोल्ड फॉइल विच इज ऑफ थिकनेस 2.1 10⁻⁷ मीटर, यानी माइक्रोमीटर से भी कम थिकनेस की फॉइल पे क्या किया इन्होंने, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। एंड उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिला। एक्सपेक्टेशन ये था कि जो जे थॉमसन के मॉडल की बात करते हैं तो सभी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाने चाहिए, लेकिन हुआ क्या इसके अपोजिट, कि कुछ स्ट्रेट पास हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, और 1 in 8,000 जो था वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो गया। एंड इन्होंने इसको डिटेक्ट कैसे किया था, यूजिंग जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एंड यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाया। जब इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होता था तो उस पर सिंटिलेशन यानी कि स्पार्क प्रोड्यूस होते थे, और वो उन स्पार्क को डिटेक्ट करते थे। और जैसा तुमने देखा कि ये पूरा 360 डिग्री पे था, तो हर एक जगह पे जहां जहां पार्टिकल स्ट्राइक होता था वहां उनको क्या दिखता था, सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हुए दिखते थे। अब इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर। तो हमें दिख रहा है कि स्मॉल एंगल यानी कि लगभग 0 डिग्री पे जो स्कैटर हो रहे थे बहुत ज्यादा थे, और जैसे जैसे हम 180 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही कम थे। यानी जब हम 10⁻⁷ अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं तो लेस देन 10⁻² अल्फा पार्टिकल जो थे वो किस एंगल पे डेविएट हो रहे थे, 180 डिग्री। एंड दिस एंगल इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। इससे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड जिसको हम मेजर कर सकते हैं 1 फर्मी में, 10⁻⁻15 मीटर, विच इज नोन एज फर्मी। अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें, एक हम अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल अगर किसी एटम से टकराएगा, फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड लिया, तो गोल्ड और अल्फा पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, गोल्ड का न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। अब जैसा हमें पता है अल्फा पार्टिकल मीन्स जो होता है ना, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2 का, इसलिए हम 2e चार्ज लिखेंगे अल्फा पार्टिकल का। ये हो गया Q1। और Z एटॉमिक नंबर इंटू ई करे तो जो भी अदर पार्टिकल है लाइक गोल्ड है तो गोल्ड का हमारे पास चार्ज आ गया, न्यूक्लियस का चार्ज। नाउ फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम के बहुत पास चला जाएगा और बिल्कुल टच कर देगा, वो टच कर ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही उसमें रिपल्शन हो जाएगा, बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके इसमें। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, ये निग्लेजिबल होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। और इसमें एक टर्म आती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है which is going towards the center of nucleus, and the perpendicular distance between initial velocity vector and the path of alpha particle is known as impact parameter. It is the perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle from the center of nucleus. सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वेलोसिटी वेक्टर का जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या नाम दे दिया, इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट चीज आते हैं हम लोग, इसमें जो पूछा जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ ये जो पार्टिकल ने एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब ये एंगल जितना कम होगा पार्टिकल उतना स्ट्रेट पास हो जाएगा और अगर ये एंगल बढ़ा तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 180 डिग्री दैट इज पाई। उस केस में मिनिमम कोलिजन होगा, मतलब वो पार्टिकल जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड द अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स विद थीटा इक्वल्स टू पाई दैट इज 180 डिग्री। ये बी की वैल्यू जब जीरो होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जब जीरो होगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, और इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो दैट इज पार्टिकल अनडिविएटेड पास हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की बात करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो ऑब्वियसली सेंटर पे तो होगा न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कोलम्बियन फोर्स, एंड ये रोटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो वो अपने एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r एंड कूलम्ब फोर्स होगा फॉर हाइड्रोजन एटम, बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन एटम के सेंटर पे चार्ज होता है E q1 q2/r²। इससे हम चाहे तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ रोटेशन जो होगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होगी वो क्या होगी, एंड वो हमें मिलती है E²/4πε0 mv²। कहाँ से आया ये? हमने दो फोर्सेस को इक्वेट किया। नंबर वन मैंने कौन सा फोर्स इक्वेट किया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड नंबर टू हमने यूज किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। नाउ हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, हाफ mv²। यहां से निकाल सकते हैं mv² की वैल्यू क्या आएगी, E²/4πε0r। E²/4πε0r आएगी हमारे पास mv² की वैल्यू। नाउ हाफ ऑफ दिस, ऑब्वियसली ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। So this is the kinetic energy of electron moving in the first orbit of hydrogen atom. Now potential energy कैसे आती है? तो तुम लोगों को याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी होती है -1/4πε0 q1 q2/r। तो वो फॉर्मूला से हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी टोटल एनर्जी। क्लियरली दिख रहा है हमें टोटल एनर्जी आती है माइनस में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अगर ये एनर्जी निगेटिव नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को लीव करके निकल जाता। एंड ऑब्वियसली अगर हमें इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर निकालना है तो इतना ही पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, विच इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन केमिस्ट्री। अभी हम जस्ट किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम। तो हमने क्या क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज E²/8πε0r, विच इज द अपोजिट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो इन सब का रिलेशन पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल। नाउ अगर हमारे पास टोटल एनर्जी है तो उससे हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और काइनेटिक भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, टोटल से काइनेटिक और पोटेंशियल भी निकाली जा सकती है, और पोटेंशियल से टोटल और काइनेटिक भी निकाली जा सकती है, वाइस वर्सा। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें। ये दो मेन फॉर्मूले हैं जिसपे 1 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं हमें। अब तक में हमने जो पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, या तो आपको डेरिवेशन मिल सकते हैं, ये ज्यादा बड़े डेरिवेशन नहीं हमने देखा, इसमें जस्ट आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट करना है। नंबर टू हमें क्या मिल सकता है, न्यूमेरिकल मिल सकते हैं कि टोटल एनर्जी गिवन है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो वो हमारे पास फॉर्मूले हो गए। तो ये फॉर्मूलाज जो है इनके बेसिक फॉर्मूलाज वो भी लर्न करके रखने हैं हमें इस तरह से, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट आर के टर्म में। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली एनर्जी दी तो हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे। जैसा कि हमें पता है बोहर मॉडल के हिसाब से बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया और क्या ऑब्जर्व किया, 5 लाइंस ऑब्जर्व की थी। याद होगा
लाइमन, बाल्मर, पेशन, ब्रैकेट एंड फंड। तो ये डिफरेंट सीरीजेस जो है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लाइमन सीरीज की जब बात करते हैं तो दैट बिलोंग्स टू यूवी स्पेक्ट्रम। द ओनली सीरीज विच बिलोंग्स टू विजिबल स्पेक्ट्रम इज बाल्मर सीरीज। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है, नेम अ स्पेक्ट्रम सीरीज विच बिलोंग्स टू विजिबल स्पेक्ट्रम, सो दैट इज बाल्मर सीरीज। लाइमन सीरीज यूवी को बिलोंग करती है, बाकी आगे के सब पेशन, ब्रैकेट, फंड सब किसको फॉलो करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को। अब इसमें एक फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं हमको। बाल्मर सीरीज के लिए जैसे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हमें 1/λ विच इज नोन एज वेव नंबर। दिस 1/λ इज नोन एज wave number. This wave number is represented by nu bar 1/λ, and this r is Rydberg constant which is equals to 1.097 10 to the power 7. तो ये Rydberg constant की वैल्यू होती है हमारे पास। इसकी यूनिट किस में आती है, पर मीटर। यूनिट किस में होगी इसकी, पर मीटर। एंड ये जब बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा बाल्मर 2 से स्टार्ट होती है, लाइमन 1 से, बाल्मर 2 से, पेशन 3, ब्रैकेट 4, फंड 5। तो इस तरह से हमें याद रखना है। बाल्मर सीरीज 2 से स्टार्ट होगी जैसा मैंने बताया। रिडबर्ग कांस्टेंट अप्रॉक्स हम ये वैल्यू भी ले सकते हैं ना। जब भी ये फॉर्मूला लगाओ तो ध्यान रखना कि n1 इज लेस देन n2, अदरवाइज तुम्हारे आंसर नेगेटिव आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम बात करें वेव नंबर की। अब जैसे हमें इससे वेवलेंथ फाइंड करने को बोला, 1/λ इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। में अगर ऐसा लिखा है कि बोले मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करो, फाइंड मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ तब होगी जब एनर्जी मैक्सिमम हो। एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और वो तब होगी जब n2 क्या होगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो n2 नॉट डिफाइंड कब रखना है हमें, जब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, क्योंकि उस केस में एनर्जी मैक्सिमम होगी। hc/λ को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम एनर्जी कब लगेगी, जब आप इलेक्ट्रॉन को उसके एक शेल से कहाँ ले जाए, इनफाइनाइट पे ले जाए, मतलब उसको शेल पूरे एटम से रिमूव कर दिया जाए। एंड मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी हमें, इसी में अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ बोला तो जो भी n1 है उसका नेक्स्ट आप n2 लोगे। सपोज n1 अगर 1 है तो n2 आपको 2 लेना होगा, और n1 अगर 2 है तो n2 3 लेना होगा। नेक्स्ट जब भी आप लोगे तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, और इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो वो मिनिमम वेवलेंथ होगी। ध्यान रखना है चीज, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बोर्ड में मैंने बहुत बार देखा है। न्यूमेरिकल आता है, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोलेंगे। मिनिमम बोला मतलब n2 को क्या ले लेना है, नॉट डिफाइंड। देखो अगर फर्स्ट सीरीज हुई लाइमन सीरीज तो n1 हमारे पास 1 होगा, एंड n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 2, 3, 4। एंड इसमें भी अगर हमने मिनिमम वेवलेंथ की बात की तो n हमारे लिए क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। पेशन सीरीज के लिए n1 होगा हमारे पास। अच्छा, लाइमन के बाद बाल्मर आना चाहिए। बाल्मर में n1 की वैल्यू क्या होगी, 2, एंड n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। पेशन सीरीज में n1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट में n1 की वैल्यू 4, एंड p फंड में, यानी कि जिसको हम फंड बोलते हैं, इसमें n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। लाइमन सीरीज किसको बिलोंग करती है, मैंने बताया अल्ट्रावायलेट रेस को। और ब्रैकेट्स बाल्मर सीरीज किसको बिलोंग करती है, विजिबल स्पेक्ट्रम। पेशन ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती है। पेशन ब्रैकेट के केस में एनर्जी बहुत कम चाहिए, और एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा। और वेवलेंथ ज्यादा क्या होती है, रेड के बाद सीधे इंफ्रारेड। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना शेल्स में दूर जाएगा उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी ना। एक और फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, C = न्यू लैम्ब्डा।
अगर हम चाहे तो इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, 1/λ की वैल्यू, और वो हमने यहाँ पुट करी तो हम यहाँ से न्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम R इंटू सी, ये फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन हम इसको एनर्जी में बदलना चाहे तो साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू होता है एच न्यू, सो एनर्जी हो जाएगी H इंटू आर इंटू सी, 1/n1² माइनस 1/n2²। ये एनर्जी जो हमें मिलेगी, अगर इसको जूल में फाइंड करना है तो 2.18 10⁻⁻18, ये कब लगाना है, जब आंसर हमें जूल्स में चाहिए। लेकिन अगर तुमने 13.6 ले लिया, इसका कोएफिशिएंट 13.6 लिया, तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो डिपेंड करता है तुम्हें आंसर किस में फाइंड करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, ये कब अप्लाई करने हैं, जब हमें एनर्जी फाइंड करनी है। इसके पहले जो हमने फॉर्मूले देखे वो किसके लिए थे, वेव नंबर के लिए, और ये जो मैंने बताया ये किसके लिए है, दोनों के दोनों एनर्जी के लिए। दिस इज ऑल्सो रिडबर्ग कांस्टेंट, ये दोनों रिडबर्ग कांस्टेंट है, बस यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं तो बोहर ने बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में और हाइड्रोजन के लिए ही बताया, अदर देन हाइड्रोजन इसने कोई भी जो एटम था उसका प्रिडिक्शन नहीं किया, और या फिर ये बात करता था हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की। तो जब फॉर्मूले में हम बात करते हैं तो हमने देखा कि क्या क्या फॉर्मूले अब तक हमने पढ़े एक बार वापस देखें। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, जो ये था हमारे पास, इसी से हमने डिराइव की काइनेटिक एनर्जी, देन पोटेंशियल एनर्जी एंड देन टोटल एनर्जी। वेव नंबर R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² होगा, where R is a Rydberg constant 1.1 10⁻7 पर मीटर। अगर किसी एटम की बोहर रेडियस की बात करते हैं हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं, बोहर रेडियस को भी। तो बोहर रेडियस जो है उसी फॉर्मूला से डिराइव की जा सकती है जो अभी हमने देखा, दैट इज दिस वन। काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम लोग बोहर रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। बोहर रेडियस आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये है फर्स्ट शेल का रेडियस। nth शेल का रेडियस चाहिए तो 0.53 इंटू n² लगाना होगा। एंड अगर तुम्हें nth शेल का एनर्जी चाहिए तो -2.18 10⁻⁻18 बाय n² करके आएगा। ये वैल्यू कहाँ से आई, अभी हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला, वेवलेंथ से हमने एनर्जी डिराइव की, और जब सब कांस्टेंट पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमने देखा लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, बाल्मर, पेशन, ब्रैकेट और फंड। तो ये वो फॉर्मूले थे जो अब तक हमने पढ़े, और इन्हीं में से तुम लोगों को क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा। ये जो भी फॉर्मूले थे ये बोहर ने किसके लिए दिए थे हमें, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अदर देन हाइड्रोजन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था। बोहर का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था, it was that an electron as an atom could revolve in a certain stable orbit without the emission of radiant energy, contrary to the predictions of electromagnetic theory। यानी ये क्या बोलता है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक सेम शेल में घूमता है वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। सेकेंड पॉस्टुलेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, only those orbitals are possible in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h/2 pi। h means Planck's constant। Third, electron can make a transition from one of its specified non-radiating orbit to another of lower energy। इलेक्ट्रॉन जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, मतलब हायर शेल से लोअर शेल में आएगा, तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एंड वो हम दोनों के डिफरेंस को एच न्यू से कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी। एंड सेकेंड पॉस्टुलेट को देखें तो MVR, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, NH/2 पाई। अब इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है, वो भी हम लोग करेंगे अभी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से इसको कैसे डिराइव किया गया है। हमने जैसा देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था
ये वाला फॉर्मूला, इससे हम रेडियस निकालना चाहते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रेडियस फाइंड करना चाहते हैं। तो पहले हमने वेलोसिटी निकाल ली उस फॉर्मूला से, एंड वेलोसिटी आ गई तो इसको हमने इक्वेट किया एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। उस फॉर्मूले में v की जगह वेलोसिटी को पुट करके r हम उससे निकाल सकते हैं, और r की वैल्यू तब ये आती है, जितने कांस्टेंट है सबकी वैल्यू पुट करो तो तुम लोगों को मैंने अभी बताया कि ये जो एटॉमिक रेडियस आती है दैट इज 0.53 n स्क्वायर मिलेगी। कैसा है ये दो फॉर्मूला का हमने यूज किया है। एक तो वेलोसिटी वाला हमने फॉर्मूला देखा, और दूसरा फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। उसी से इसने क्या डिराइव की थी, रेडियस ऑफ एटम। सबसे पहले इक्वेट किया था एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से। के हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल ले, क्या आएगी हमारे पास, अंडर रूट के इंटू ई स्क्वायर बाय एम आर। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट देखें तो क्या होता है, L इक्वल टू होता है हमारे पास NH अपॉन 2 पाई। अब हम इसका यूज करेंगे, L मीन्स एम वी और R को इक्वेट करेंगे हम NH अपॉन 2 पाई से। ये आ गया ऐसा, इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो क्योंकि हमें इसका रूट हटाना है। एम स्क्वायर के ई स्क्वायर एम आर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से एक आर से आर तो कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आती है, एम और एम भी कैंसिल करो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा हमें, अपॉन में आ जाएगी पूरे के पूरे टर्म्स, 1/m इंटू के ई स्क्वायर। के क्या है, 1/4πε0। अदर देन एन स्क्वायर जितने भी कांस्टेंट है उन सब की वैल्यूज पुट कर दे, लाइक एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m के ई स्क्वायर। के क्या है ध्यान रखेंगे, 1/4πε0। ये सबकी वैल्यूज अगर पुट कर दी जाए तो हमें आर क्या मिलता है, 0.53 एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलती है दैट इज 0.529 एन स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी हमारे पास, एंगस्ट्रॉम में। अगर पिकोमीटर में चाहिए तो 52.9 एन स्क्वायर पिकोमीटर में आता है। एन इक्वल्स टू 1 अगर पुट कर दे तो फर्स्ट शेल का क्या आ जाएगा, बोहर रेडियस 52.9 पिकोमीटर है। एक तुम लोगों से ये चीज पूछी जा सकती है, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट। दैट मींस हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यूज करके बोहर का सेकंड पोस्टुलेट डिराइव करना है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यानी कि मोमेंटम एच अपॉन एम वी। अगर हम बोहर के सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो वो क्या बोलता है, ओनली दोज ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। वो प्रूव करना है हमें। अब बोहर के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिट या शेल्स जो है वो पॉसिबल है जहां इलेक्ट्रॉन के जो वेव्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं ना। सपोज ये इलेक्ट्रॉन का जो शेल है इसका रेडियस r है हमारे पास, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया विच इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस 2 पाई r। एंड ये सर्कमफरेंस मतलब जहां वेव्स कंप्लीट होंगी वही ये, मतलब वहीं पर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो सकता है इस तरह से, वहीं पर ये इलेक्ट्रॉन अपना शेल बनाएगा। यानी एटम एक पूरा खाली जगह है और इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह पर अपना शेल में घूमेगा, उसको अपना शेल बनाएगा जहां उसका वेव क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी ये जो 2 पाई r है दैट शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा। इन दिस वे 2 पाई r इक्वल्स टू हो जाता है n इंटू लैम्डा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, h अपॉन एम वी। तो एम वी और r को हम इधर ले आए, इक्वल्स टू आ गया NH अपॉन 2 पाई। इन दिस वे एंगुलर मोमेंटम बन गया NH अपॉन 2 पाई।
दिस h/2π इज रिप्रेजेंटेड बाय समटाइम्स दिस सिंबल। तो ये जो सिंबल मैंने बताया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, h/2π। ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट डिराइव किया हमने यूजिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस तरह के न्यूमेरिकल हम लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं। मैंने बताया 1 to 2 मार्क 3 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है। तो वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे, इस टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल होंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पेशन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ पूछा है। तो मिनिमम के केस में हम N2 क्या लेते हैं, नॉट डिफाइंड। बट ये कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, पेशन सीरीज, लाइमन बाल्मर पेशन। कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड, N1 3। तो हमने वैल्यूज पुट किए और इससे हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। अगर ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता तो N2 की वैल्यू क्या होती, 4। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी इसलिए N2 की वैल्यू क्या ले ली हमने, नॉट डिफाइंड। बहुत कॉमन क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। E है, इसको हमने 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई किया। वाई, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू एग्जाम में भी गिवन होती है, लर्न करके रख लो तो अच्छा है। तो भाई इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो क्या आती है, यहाँ से हम सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगी इसको सॉल्व करके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5, एक और अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गिवन है, टोटल एनर्जी। व्हाट आर द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का डबल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो मैंने इसका नेगेटिव ले लिया, और पोटेंशियल इसका डबल होगा, माइनस में आंसर आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मार्क में ये क्वेश्चन और कॉमन हो गया हमारे लिए। A hydrogen atom initially in the ground level, ground level मतलब N11 कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और N4 लेवल पे एक्साइट हो जाता है। हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है। Now 1/λ is Rydberg constant 1/n1 square minus 1/n2 square। N1 तो 1 होगा, ग्राउंड स्टेट है। N2 4, सॉल्व किया, वेवलेंथ आ गई। नाउ इससे फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा लगा के। तुम लोगों के पास C जो कि क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगेन एग्जाम में गिवन होगा। वेवलेंथ हम लोगों ने फाइंड कर ली, वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो भाई यहाँ पे ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। मुश्किल से 20-25 मिनट लगेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हमने पढ़ी। नंबर 1 हमने देखा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 हमने देखा बोहर का मॉडल, बोहर के पोस्टुलेट। एंड इंपॉर्टेंट चीज जो डिराइव करने के लिए आ सकती है हमारे पास, एनर्जीज डिराइव करने के लिए आ सकती है, रेडियस ऑफ शेल, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इसके अलावा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट जो क्या होता है, MVR, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH/2π। और 1 to 2 मार्क के हम लोगों को न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, जो हमने देखे लाइक कैसे मिल सकते हैं, कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोला, या फिर क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। क्लियर है। फॉर्मूला शीट जो है वो ऐप पे अवेलेबल है। अगर तुम लोग को पूरे फॉर्मूले देखने हैं इसमें कौन कौन से अप्लाई हुए, क्योंकि उस फॉर्मूले की लिस्ट बना के रखो, तो वो फॉर्मूला लिस्ट जो है वो तुम लोगों को ऐप पे मिल जाएगी। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.